हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट डीसी मोटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो अपनी शंट डीसी मोटर है उसकी स्पीड जो है 3 तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज़ फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ शंट डीसी मोटर। तो सबसे पहला तरीकाकार ये है कि चेंजिंग फील्ड रेजिस्टेंस। फील्ड रेजिस्टेंस को चेंज करके हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है चेंजिंग आर्मेचर वोल्टेज। स्पीड फील्ड रेजिस्टेंस हमारी आरएफ है, ठीक है। उसके बाद आर्मेचर वोल्टेज जो है वो इस आर्मेचर के थ्रू हमारे पास जनरेट होते हैं। आपको पता ही है ईए हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट किया गया आर्मेचर वोल्टेज को। उसके बाद वो करता है कि एक रेजिस्टर अगर इंसर्ट कर दिया जाए सीरीज में आर्मेचर के साथ, ये आर्मेचर है या ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है ना, ये जो पूरी वायर ये आर्मेचर ही कहलाता है। तो लिहाजा यहाँ पे एक रेजिस्टर ऐड अप कर दिया जाए, यानी एक लिहाज से ऐसी है जैसे आर ए की रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए, तब भी हम किसी वे से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये चीज़ सारी ओवरऑल स्टडी करनी है हमने, और अदरवाइज ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। तो चले हैं स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। वी टी ओवर के फाई माइनस आर ए ओवर के फाई होल स्क्वायर टॉर्क इंड्यूस, ठीक है। ये जो वो टॉर्क है जो इंड्यूस्ड होता है अपनी मोटर की अंदर से करंट निकलने की वजह से, ठीक है। ये जो एल एफ है ना, ये मेन कॉइल है हमारी मोटर के अंदर टॉर्क इंड्यूस्ड करवाने के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आगे नीचे आपको ग्राफ तो नजर आ ही रहा है। ये जो फर्स्ट कंडीशन होती है ना ओवरऑल, जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, उसमें जो हमारे पास स्लोप बनती है कुछ यूं बनती है, ठीक है जी, ये स्लोप है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारा जो लोड है, रेटेड लोड ही होता है ना। लोड कई किस्म का होता है। देखो हम कई दफ़ा लोड डालते हैं एक हिसाब के साथ। रेटेड लोड मैं एक रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल रेटेड लोड है। लोड को अब अगर नाम देना रेटेड लोड, तो इतना तो आप जानते हैं। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ रेटेड लोड, ठीक है। ये हमारा रेटेड लोड का पॉइंट है, यानी ये एक पॉइंट है जनरल में। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ हम स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, चेंजिंग फील्ड रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं। ये हमारा फील्ड रेजिस्टर है, ये जो कि खुद ही बता रहा है ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। तो अगर मैंने अपनी यहाँ पे फील्ड रेजिस्टेंस, अब आपने ये जब आपके पास अगर आपको ये पेपर में आ जाता है, यानी कि लिखो, इसको आपने इंग्लिश में प्रेजेंट करना है, फिर आगे इक्वेशन वाइज कर लीजिएगा। देखो अगर मैं स्टूडेंट्स अपनी फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो उससे क्या होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने की फील्ड रेजिस्टेंस इंक्रीज, उससे क्या होगा जी, हमने एल एफ के अंदाज से देखना है। देखो अगर मैं फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो करंट आधे से ज्यादा तो ये ऑब्जर्व कर जाएगा, तो अपने इंडक्टर के पास कम करंट पहुंचेगी। इसका मतलब आई एफ कम हो जाएगी। ये हम किसके अंदाज से बता रहे हैं आई एफ कम हो जाएगी, कि इंडक्टर के लिहाज से। आगे देखो, अगर आई एफ स्टूडेंट्स कम हो जाएगी तो आपको पता ही है जब इस कॉइल में से करंट ने गुजरना है तो इसके अंदर क्या इंड्यूस्ड होना है, इसके अंदर टॉर्क भी इंड्यूस्ड होता है और दूसरे नंबर पे फ्लक्स जनरेट होता है। तो फ्लक्स फिर कम जनरेट होगा, लिहाजा फ्लक्स कम जनरेट हुआ, ठीक है। फ्लक्स भी कम हुआ। उसके बाद एक ये भी बात है, अगर फ्लक्स कम जनरेट होता है तो हमारे पास इसकी स्पीड ज्यादा होगी, एंगुलर स्पीड ओमेगा। और इसका वाइस वर्सा, अगर मैं इसका ऑपोजिट करूंगा तो फिर आप जानते ही हो क्या होना है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसकी एक लिमिट होती है, स्पीड मतलब कि अपने आरएफ को बढ़ाने की ना एक लिमिट होती है। तो देखो अगर मैं ऐसा करते, ये जैसे कि आपको कंडीशन नजर आई है, इसमें हमें ये देखने को मिला कि ओमेगा तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमारा फाई कम हो रहा है, ठीक है। और आई एफ भी कम हो रही है। और आपको टार्क का फार्मूला याद होगा, टार्क इंड्यूस्ड का, वो था के फाई आई ए, आर्मेचर करंट। तो उसमें फाई आ जाता है। इसका मतलब अगर फाई हमारा डिक्रीज हुआ है तो हमारा वो जो लेयर बनेगी वो कुछ यूं बन रही होगी, यानी यहाँ पे जो स्लोप बनेगी कुछ यूं। और देखो अगर मैं इसको मजीद बढ़ाता चला जाऊं तो एक पॉइंट आएगा, ये स्लोप नीचे टच कर रही होगी, ठीक है। तो इससे पता क्या साबित होता है, देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारी बेस स्पीड होती है। आपको बेस स्पीड का भी पता होना चाहिए, बेस स्पीड ओमेगा, क्योंकि मैं ओवरऑल आपको ये साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने लेक्चर्स देखे हैं उनमें ये मसला है कि वो आपको एक चीज जो है ना कभी कहीं पे जाके बता रहे हैं, कभी कहीं पे जाके। अब देखो इस लिमिट से अगर हम स्टूडेंट आगे जाते हैं, यानी ये लिमिट जो है ना, समझ लो यहाँ से हमने अपना आर एफ बढ़ाया, जिसकी मदद से क्या हुआ, हमारे मोटर की एंगुलर स्पीड बढ़ गई। अब आपको इतना तो याद होगा, जब आप लेबोरेटरीज में मोटर्स का इस्तेमाल करते थे तो वहां पे आरपीएम की एक लिमिट बताई जाती थी कि यहां से आगे नहीं बढ़ना, अदरवाइज मोटर डैमेज होने का खतरा होता है। वही चीज है यहाँ पे। देखो अगर मैं स्टूडेंट्स आरएफ कम करता हूँ, ठीक है, अगर आरएफ में कम करता हूँ, यानी इस लिमिट से पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, अभी तो बात हुई है इस लिमिट से आगे जाने की। अगर मैं इस लिमिट से पीछे जाने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या होता है, आई एफ बढ़ेगी, अपोजिट हो जाएगा ना, वाइस वर्सा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा और हमारी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या खतरा है कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये जो कॉइल होती है ना मोटर के अंदर, ये एक लेवल तक करंट को बर्दाश्त कर सकती है। तो अगर मैं आरएफ को इतनी यानी कह लो इसके बहुत ही पीछे ले जाऊं, मतलब बहुत ही इसकी स्पीड कम कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है ना, ये जो पॉइंट है रेटेड लोड का, यहाँ पे हमारी जो मोटर है उसकी बेस स्पीड होती है, बेस स्पीड, ठीक है। ये जो स्पीड आपको बताइए ना, यानी इस स्पीड के अबव बिलो, ये हम बताएंगे बाद में क्या चक्कर है। देखो अगर मैं इससे काफी पीछे ले जाऊं, अपनी रेजिस्टेंस कम करता चला जाऊं, ये रेजिस्टेंस है, अगर मैं रेजिस्टेंस मजीद कम करता चला जाऊं तो क्या होगा,
करंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस कॉइल में से इतनी ज़्यादा गुजरने स्टार्ट हो जाएगी कि इसके डैमेज होने का खतरा होगा। लिहाजा इसी वजह से हम इस चीज़ को तरजीह नहीं देते कि हम करंट को इतना बढ़ा दें जिससे हमारी मोटर डैमेज हो जाए। लिहाजा अगर आपने मतलब कि आरएफ के थ्रू कुछ चेंजेस ला के अपनी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि अपनी जो मोटर की आरएफ रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस, उसमें चेंज लाओ तो अबव द बेस स्पीड लाओ। ठीक है, यानी कि बेस स्पीड से अबव आपने रहना है। समझ रहे हो मेरी बात? समझने की क्या ज़रूरत है, आपको वैसे ही पता चल जाता है। देखो ये बेस स्पीड पॉइंट होगा, यानी कि आपने इस तरह से फील्ड रजिस्टर को करना है मैनेज कि उसकी जो स्पीड है आपकी मोटर की वो बेस स्पीड से अबव रहे, ना कि उससे प्रीवियस में आए। अगर प्रीवियस में आ गई तो आपकी मोटर समझ लो गई, बस फिर आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा और इसी चीज़ से हमें बचना होता है। आगे दूसरा पॉइंट देखो, चेंजिंग आर्मेचर। ये जो पॉइंट है ना, इसका एक थर्ड भी है, वो भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी ना ये जो वायर है ना डैमेज हो जाती होती है मोटर के अंदर अपने आरएफ की, तो अगर ये वायर डैमेज हो जाए तो एक लिहाज से ये क्या होगा, आरएफ जो रेजिस्टेंस होगी वो इन्फिनिट हो जाएगी। इन्फिनिट होने की वजह से हमारी मोटर जो है ना, मोटर उसके कॉइल में जब रेजिस्टेंस नहीं करंट नहीं जाएगी तो इसके अंदर फ्लक्स बिल्कुल ही जनरेट ही ना होगा। तो ये ऐसे ही है जैसे ये जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गई और आरएफ रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो गई, ओमेगा भी इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट का मतलब इतनी तेजी से मोटर चलेगी कि उसकी लिमिट भी क्रॉस हो चुकी होगी और इससे हमारी मोटर मैकेनिकली डैमेज हो सकती है। तो लिहाजा दिस कंडीशन इज आल्सो अ डेंजर फॉर अस। आरएफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे, आर्मेचर वोल्टेज कैसे हम एडजस्ट करके अपना काम सेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आर्मेचर वोल्टेज का और उसके बाद स्पीड ऑफ मोटर का दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये देखो अगर मैं आर्मेचर वोल्टेज स्टूडेंट्स बढ़ाता हूं तो इससे क्या होगा, अपने आर्मेचर वोल्टेज बढ़ने से, अब यहाँ पे ना डिटेल यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ। देखो आर्मेचर वोल्टेज, इफ अगर मैं आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाता हूँ उससे क्या होगा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी स्पीड ऑफ मोटर बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसा हो ही क्यों रहा है, इनका तो कोई रिलेशन नजर ही नहीं आ रहा। तो लिहाजा इनका रिलेशन कुछ यूं है स्टूडेंट्स। देखो जैसे जैसे जो हमारे आर्मेचर वोल्टेज होते हैं, इतना तो आपको याद होगा आर्मेचर वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपको बताया था। जब हमारी कॉइल्स में से करंट गुजरता है तो एक टार्क इंड्यूस्ड होता है। जब टार्क इंड्यूस्ड होता है तो वही टार्क हमारी मोटर को जब फ्लो अप करवाता है तो उससे आर्मेचर वोल्टेज इंड्यूस्ड होते हैं, मतलब आर्मेचर वोल्टेज हमारे पास कॉइल पे आ जाते हैं। तो यही चक्कर है, टार्क जब जितना टार्क मतलब बढ़ता जाएगा, ये आप कह सकते हो कि टार्क जितना बढ़ाते जाओगे उस लिहाज से हमारे ज्यादा से ज्यादा अपने वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे। ठीक है, तो अब ये वैसे आपको एड अप करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ना पीछे की ना कहानी बताने के लिए बताया कि टार्क जितना ज्यादा इंड्यूस्ड हो रहा होता है ना, मतलब देखो स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा स्पीड आपकी मोटर की होगी उतना ज्यादा टार्क इंड्यूस्ड होगा और जितना ज्यादा टार्क इंड्यूस्ड होगा उतने ज्यादा वोल्टेज होंगे। तो एक लिहाज से ना इन्होंने हमें उल्टी कहानी दिखाई हुई है कि इन्होंने हमें बताया हुआ कि आर्मेचर वोल्टेज बढ़ते हैं जब हमारी स्पीड बढ़ती है, ये ऐसे कहना चाहिए था, लेकिन ये कहते हैं आर्मेचर वोल्टेज के बढ़ने से स्पीड बढ़ती है। ये थोड़ा ना अपोजिट सीन हो जाता है, हमें समझ नहीं आती इससे कई दफा। अब देखो स्टूडेंट्स, मतलब कि आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ाने का क्या तरीकाकार है, आपने आर्मेचर वोल्टेज को ना बेस स्पीड के बिलो रखना है, इससे कम कम तक रखना, मतलब ये रेंज है अपने आर्मेचर वोल्टेज की, इतनी रेंज। आपने आर्मेचर वोल्टेज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो हमारी बेस स्पीड है उससे हमारी मोटर बिलो रहे, उससे कम तर रहे। ठीक है, तो आर्मेचर वोल्टेज VA विल बी एडजस्ट लाइक दैट, यानी कि आपने उनको इस तरह से एडजस्ट करना है। द मोटर विल फ्लो बिलो द बेस स्पीड। ठीक है, बिलो द बेस स्पीड। बेस स्पीड स्टूडेंट्स का वो मतलब होता है कि मतलब जो रेटेड लोड हमें दिया गया होता है उसके बिल्कुल जितनी मतलब कि वो आउटपुट लेना चाह रहा होता है उसके लिहाज से हमारी मोटर फिर चलना स्टार्ट कर रही होती है, उसको हम रेटेड लोड कहते हैं। ठीक है, ये बेस स्पीड का मतलब है यहाँ पे। तो देखो ये आपको दो कंडीशन समझ आ गई। ठीक है, अब इस कंडीशन का आपको ना ड्रॉबैक नहीं पता चला। अगर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, आर्मेचर वोल्टेज बेस स्पीड से अप ले जाता हूँ तो जितने ज्यादा आर्मेचर वोल्टेज होंगे, तो देखो आर्मेचर वोल्टेज जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा टार्क इंड्यूस्ड होगा, उतनी ज्यादा मोटर की स्पीड बढ़ेगी। और जितना ज्यादा टार्क इंड्यूस्ड होता है, और देखो टार्क जितना ज्यादा इंड्यूस्ड होता है, टार्क की हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है जितना ज्यादा टार्क इंड्यूस्ड होगा उससे क्या होगा जी, अपनी जो मोटर है उसकी स्पीड इस हद तक बढ़ जाएगी कि उसके ना डैमेज होने का खतरा हो सकता है, वहां पे भी डैमेज का ही एक खतरा है। ठीक है, तो लिहाजा इसी चीज से हम बचने के लिए काम करते हैं। और थर्ड कंडीशन जो है ना, थर्ड कंडीशन काफी इजी है आपके लिए, आपको बस छोटा सा उसका समझ लो, समझ नहीं है बस। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन में इंसर्ट अ रेजिस्टर इन सीरीज विद आर्मेचर, जो कि मैंने आपको समझाया। यहाँ पे अगर हम एक रेजिस्टर कर देते हैं ऐड, फॉर एग्जांपल जो आर्मेचर की रेजिस्टेंस है वो पहले थी हमारे पास RA, और अब क्या होगा जी, मैंने एक रेजिस्टर ऐड कर दिया R1, पता नहीं कितनी वैल्यू आई है, बस आपको समझाने का एक पॉइंट है। ये मैंने
इतनी रेजिस्टेंस कर दी, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो इंसर्ट अ रेजिस्टर इन सीरीज यही मतलब आ जाता है। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि हमारे जो पावर लॉसेज हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। आर्मेचर ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग का मामला है, इससे हमारे जो पावर लॉसेज हैं वो एक लिहाज से बढ़ जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये भी होगा, देखो जो आर्मेचर वोल्टेज हमारी मोटर तक पहुंचने चाहिए वो कम पहुंचेंगे, क्योंकि इसके क्रॉस भी वोल्टेज लॉस आएगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज लॉस आएगा। और पावर लॉसेज में इस लिहाज से कह रहा हूँ, देखो आई ए पावर लॉसेज इस लिहाज से इसके क्रॉस आने हैं, आई ए का स्केयर साथ में अपना आर 1, तो इसके क्रॉस भी पावर लॉस और इसके क्रॉस भी पावर लॉस, तो पावर लॉसेस में एक तो इंक्रीज होगा और दूसरे नंबर पे क्या होगा जी, अपने मोटर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का लॉस आ जाएगा, मोटर तक टोटली वोल्टेज नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि ई ए वोल्टेज जो है ना इनडायरेक्टली वो हमारे पास वी टी के इक्वल ही हो जाते हैं, वी ए वोल्टेज आप कह सकते हो। तो चलो ये लेक्चर भी यहाँ तक कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम इक्वेशन से समझेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो अभी आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।